हेलो एंड वेलकम टू होप प्रशांत। आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। आज हम करेंगे छोटी सी वीडियो में जितने भी यूपीएससी सीडीएस 2023 में इकोनॉमी के क्वेश्चन थे उन सब का प्रॉपर एनालिसिस। अरे सर, क्यों आप सीडीएस का एग्जाम दिलवाने वाले हो? अरे नहीं भाई, यूपीएससी प्री 2023 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट जो पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी एनालिसिस से आप बहुत कुछ समझोगे। क्यों सर, इन्हीं की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी वो इंस्टीट्यूशन है जो सीडीएस का एग्जाम भी कंडक्ट करवा रही है, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्री, मेंस और इंटरव्यू भी करवा रही है। तो प्री के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी के सवाल कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट से बड़ा प्यार है यूपीएससी को। सीडीएस में भी कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए। अरे हालत खराब हो गई लोगों की, भाई ऐसे टफ सवाल पूछे गए। सवाल जब मैं आपको दिखाऊं तो आप भी रोकिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि सवाल जो पूछे गए इनका आंसर क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले, और मैं आपको दूंगा एक क्रिस्टल क्लियर अपॉर्चुनिटी कि आपको चीजें समझ आए। ये सवाल लगा कर दिखाओ। तुम कमेंट बॉक्स में लिखो 21 का आंसर क्या है, तो मैं मान जाऊं कि तुम में यार कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है। जिन्होंने मेरा फुल इकोनॉमी कोर्स फ्री में जो यूट्यूब पर है, या कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमी कोर्स जो कि पेड है, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे की जो वीडियोस मैं करवा रहा हूं, अगर आप वो कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ट्रस्ट मी, अगर 20 सवाल इकोनॉमी में पूछे जाएंगे तो आपके 20 में से 20 सही होंगे। बस आपके कॉन्सेप्ट और दिमाग पीसफुल होना चाहिए एग्जाम देते समय। ये दो कंडीशन मीट कर लो, इकोनॉमी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स आर गारंटी, मेरी गारंटी है सर। आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। Which of the following policies help to raise interest rate unambiguously and thereby lead to the appreciation of currency? क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसी फॉलो करे जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से रुपया का अप्रिसिएशन हो जाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से रुपया का अप्रिसिएशन? अरे सर, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोन कॉस्टली होंगे, क्योंकि बैंक अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएगा। लोन कॉस्टली होंगे तो कोई लोन लेगा नहीं, यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अरे सर, अगर मनी सप्लाई कम होगी तो रुपया कम हो जाएगा। डॉलर ज्यादा है तो रुपया का एप्रिसिएशन ही तो होगा। सर, ये तो वही हो रहा है जो हम बोल रहे थे, है ना? तो ये तो एग्जामिनेशन में सवाल में ही दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से देयर बाय लीड टू द अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रुपया का अप्रिसिएशन होना ही होना है। हमें बस ये चेक करना है कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से रुपया का अप्रिसिएशन हो सकता है। हमें तो बस ये चेक करना है। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉलिसी का नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इससे क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा। बैंक अपना आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक अपना लेंडिंग रेट बढ़ाता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा? मनी सप्लाई कम होगी, रुपया कम होगा। डॉलर ज्यादा है तो उसकी वजह से रुपया का अप्रिसिएशन तो होगा। यानी जहां पर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है वो ऑप्शन तो खराब है। इसका मतलब है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, यहां पर ये नहीं हो सकता। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहां पर है? यहां पर भी है, ये नहीं हो सकता। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी वही आंसर हो सकता है। यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से ही आप क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। अब दूसरा हमको चेक करना है फिस्कल पॉलिसी। यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर गलत किया होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं है, मेरी बात समझ लो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सवाल की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इस बार इस तरह का सवाल पूछा जाएगा यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में, देख लेना। इन्हीं कॉन्सेप्ट से सवाल पूछेगा। यूपीएससी की आदत है कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछने की, और ये सवाल बहुत बेहतर अल्टीमेट लेवल का सवाल पूछा है। आप समझिए इस बात को कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करेगी, मैं कई तरीके से आपको बताऊंगा। अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करेगी तो जाहिर सी मतलब क्या है इसका? कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से कम है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गवर्नमेंट 120 रुपए का खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आते हैं, 100 रुपए की कमाई है, 120 रुपए का खर्चा करती है, इसी को एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और इसमें दिक्कत क्या है कि 20 रुपए का घाटा होगा आपको। अगर भाई 120 माइनस 100, 20 रुपए का घाटा होगा। और अगर आपको ये डेफिसिट होगा तो कहीं ना कहीं पैसा ये बोरो करके लाओगे। यस, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में डेफिसिट होगा। कई तरह के डेफिसिट होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। सारे डेफिसिट आपको पता है कि नहीं पता है? बस कमेंट बॉक्स में लिख देना व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, मान जाएंगे आपको, भैया आपको आता है। तो डेफिसिट जो है उससे हमारी बोरविंग करनी पड़ती है, क्योंकि डेफिसिट घाटा होगा तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से वो पैसा लाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट बोरविंग करेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है मार्केट में। अगर गवर्नमेंट बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी तो लोन लेगी। इंटरनली लोन ज्यादा लेती है गवर्नमेंट का डोमेस्टिक लोन ज्यादा है, और इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल सेक्टर हम बाहर से लोन कम लेते हैं, घर से लोन बहुत लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस में मैंने आपको पूरा खोल के बताया है। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेंगे तो बैंक के पास अगर लेट से इतना लोन है देने को, तो गवर्नमेंट अगर मैक्सिमम लोन गवर्नमेंट ले जाएगी तो कम पैसा बचेगा। कम पैसा बचेगा तो प्राइवेट सेक्टर को कम पैसे में कंपीट करना पड़ेगा। तो अगर कम पैसा है और प्राइवेट सेक्टर में लोग लेने वाले ज्यादा हैं लोन, तो उसकी वजह से बैंक क्या करेगा? अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा।
अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो हमारा काम बन गया, क्योंकि हमें तो यही चेक करना है कि इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ेगा। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा फॉलो कर लेगी, जिसकी वजह से क्राउडिंग आउट होगा प्राइवेट सेक्टर का। इसके ऊपर भी सवाल पूछा है, सेम देख लेना, मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर क्राउडिंग आउट होगा प्राइवेट सेक्टर का, क्यों? क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा समझा चुका हूं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो हम तो यही ढूंढ रहे थे, यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए। आंसर इज डी। क्या आपने डी जवाब दिया था? अच्छा, एक सवाल और, मतलब एक तरीके से और सोच सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करेगी तो गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा खर्चा जो कर रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, वो खर्चा जो है गवर्नमेंट डेवलपमेंटल वर्क में कर रही है। तो अगर इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करने से जीडीपी ग्रो होगी, तभी तो बोला एक्सपेंशनरी जीडीपी बड़ी होती है। सबको समझा चुका हूं, यस। तो अगर जीडीपी एक्सपैंड होगी, उसकी वजह से अच्छी बात क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर डॉलर में आ गया तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, रुपया उतना है तो भी अप्रिसिएशन हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन मीट हो रही है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करने से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं और उसकी वजह से अप्रिसिएशन भी होता है, और डायरेक्टली भी हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। यस, इसका आंसर होना चाहिए डी। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पर, ये देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा था। बाकी सवाल इतने कॉन्सेप्चुअल नहीं है, पर वो बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसलिए इस सवाल को मैंने पहले करवाया। कॉन्सेप्ट दिमाग के तार खोल देगा, ऐसे कॉन्सेप्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन लीड टू इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन किससे आएगा? अरे या तो डिमांड ज्यादा हो जाए, या तो सप्लाई कम हो जाए। डिमांड एंड सप्लाई का ही इन्फ्लेशन का खेल है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपकी करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाए या चीजों के दाम बढ़ जाए। अब जहां पर भी डिमांड ज्यादा होगी वही आंसर होगा। रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेटिंग सप्लाई। अरे डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई नहीं है, तो इसी वजह से इन्फ्लेशन होगा, यानी आंसर तो यही है। मिल गया, पहले ही आंसर मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ के आपको सुना देते हैं। स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डिमांड की ग्रोथ कम है, यानी डिमांड कम है, तो ये तो नहीं हो सकता, इन्फ्लेशन डिमांड कम होने से नहीं आएगा। रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, अरे मनी सप्लाई कम है तो आपके हाथ में पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो डिमांड किस बात की करोगे? अरे आईफोन चाहिए तो पैसा होना चाहिए ना, 1.5 लाख रुपया, तभी तो डिमांड करोगे। तो डिमांड नहीं कर पाओगे तो इन्फ्लेशन कैसे आएगा? हाई लेवल फॉर एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार बैठे हैं, जेब में 2 रुपए नहीं है, तो डिमांड किस चीज की करेंगे? डिमांड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन कैसे आएगा? आंसर क्या होना चाहिए? ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया। यस, चलिए पॉज करिए वीडियो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। क्या होगा आंसर? गवर्नमेंट अगर बहुत ढेर सारा स्पेंडिंग कर रही है तो गवर्नमेंट को घाटा होता है, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट स्पेंडिंग। यस, अगर गवर्नमेंट को बहुत घाटा हो रहा है तो गवर्नमेंट जब बहुत ढेर सारा पैसा बोरो करती है मार्केट से, तो कम पैसा बचता है किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है? क्राउडिंग आउट होता है। चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के हम थक गए होंगे। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी तो आपका एक सवाल गलत नहीं हो सकता, गारंटी हमारी। अगर आपका एक सवाल गलत हो जाए, अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपका गलत नहीं होगा। फ्री इकोनॉमी कोर्स यूट्यूब पर है, अगर समझ नहीं आया तो 1000 रुपए अपनी पॉकेट से लाकर निकाल के तुमको देंगे। तुम मुझसे मांग सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया मुझे इकोनॉमी का कोर्स आपका समझ में नहीं आया, मैंने आपको 1 रुपए भी पे नहीं किया इस कोर्स के लिए, फिर भी मुझे आप 1000 रुपए दीजिए, मैं आपको अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल के दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि पूरी मेहनत से, शिद्दत से उसको समझने की कोशिश करो, तुम्हें समझ आ जाएगी, गारंटी मेरी है बॉस। बड़े एक्सप्लेन किया, बड़ी ईजी तरीके से, बहुत मेहनत करके, आप ही के भलाई के लिए, ताकि आपका यूपीएससी प्री ना रुके, यूपीएससी सीडीएस ना रुके, कोई भी एग्जाम दो, इकोनॉमी आए, आपको कॉन्सेप्ट मेरे याद आए, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद आएंगे, दिक्कत नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी और इन द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड। या तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है, या तो इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं बॉस? क्या स्ट्रक्चरल बोलते हैं, साइक्लिकल, डिसगाइज्ड, क्या बोलते हैं? सारे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी टाइप होते हैं मैंने सारा पढ़ा है आपको। फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड क्या होता है? जहां पर लेबर की प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। याद है फार्मर का एग्जांपल दिया था, गोलू मोलू ढोलू के एग्जांपल दिए थे, अगर आपने सुने हो। इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे कमेंट में बताइएगा कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, बड़ा ही प्यारा सवाल। Which one of the following is a measure that can be used by the government to combat inflation? इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? तो गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन कम करना चाहती है तो डिमांड कम कर दे, तो सप्लाई बढ़ा दे। दो ही चीज कर सकती है। यस, इंक्रीजिंग द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड पुलिस। अगर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है, वो चाहे नॉन प्लान्ड हो चाहे प्लान्ड हो, अगर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोग डिमांड करेंगे, तो इन्फ्लेशन आएगा, यानी ये नहीं हो सकता। प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट।
अगर एक्सपोर्ट में आप सब्सिडी देंगे तो सारे लोग एक्सपोर्ट करने लगेंगे। आपके पास जितना भी व्हीट है, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करने लगो तो घर में, डोमेस्टिक में, घर में व्हीट की कमी पड़ जाएगी। अगर व्हीट की सप्लाई कम हो गई तो जाहिर सी बात है व्हीट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। यानी एक्सपोर्ट में अगर सब्सिडी दोगे तो सब कुछ एक्सपोर्ट कर दोगे तो घर के लिए क्या बचेगा? समझ रहे हो? इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। फील करके समझो, दूसरा नहीं हो सकता। रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो, अगर सीआरआर कम करते तो बैंकों को कम पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा लोन में देने के लिए, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? सी, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भाई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको लोन कॉस्टली मिलेंगे, अगर लोन कॉस्टली मिलेंगे तो आप लोन लोगे नहीं, मनी सप्लाई कम होगी, आप डिमांड कम करोगे, डिमांड कम करोगे तो इन्फ्लेशन कॉम्बैट हो जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए? सी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑल कॉन्सेप्चुअल सवाल एकदम कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी पूछ लो। द सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ही तो होता है, डिसइंफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, रीफ्लेशन होता है, एगफ्लेशन होता है। सब कुछ मैंने आपको समझाया है इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में। यस, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन, इकोनॉमी में स्टैग्नेशन है, उसके साथ इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रो नहीं कर रही है पर फिर भी इन्फ्लेशन है, उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इस बार बहुत न्यूज में रहा है स्टैगफ्लेशन, इससे सवाल पूछा जाएगा यूपीएससी प्री में, तो ध्यान रखना, तैयार रहना। डीवैल्यूएशन, करेंसी को अगर आप डीवैल्यूएट करते हैं, आरबीआई इंटरवीन करके मार्केट में अगर डीवैल्यूएट करेगा, जाहिर सी बात है रुपया की सप्लाई को बढ़ाएगा, उसकी वजह से डीवैल्यूएशन होता है। और रिसेशन का मतलब आप समझते हैं, यस, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाए। Which one of the following indicator is included in the National Multidimensional Poverty Index? अब ये यहां पर पूछा सीडीएस में, तो प्री में भी पूछ सकता है। तो आपको एमपीआई क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है पता होना चाहिए, डोमेस्टिक वाला भी, ग्लोबल वाला भी। और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं नेशनल में? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और यहाँ पर देखिए एक लिखा है क्या? ईयर ऑफ स्कूलिंग। और वहीं से सवाल पूछा है कि ईयर ऑफ स्कूलिंग होगा कि नहीं होगा। ये एकदम सिंपल है, अगर आपको आता है तो आप तुरंत लगा लोगे कि ईयर ऑफ स्कूलिंग लिखा हुआ है, आंसर ए। नेक्स्ट इज the computation of the poverty in terms of monthly per capita consumption expenditure based on mixed recall period or reference period was recommended by। एमआरपी पर किसने बात की थी कि एमआरपी पर होना चाहिए? हमारे प्रिय तेंदुलकर कमेटी ने बोला था, 2004 की कमेटी थी, उसने बोला था कि एमआरपी पर ही करेंगे, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड पे या रेफरेंस पीरियड पे नहीं करेंगे। तो यूआरपी होता है, एमआरपी होता है, एमएमआरपी होता है, सब कुछ पढ़ाया है पॉवर्टी वाले चैप्टर में। डायरेक्टली सवाल वहां से पूछा गया। यस, मैं क्या बोलूं, वहां से पूछा गया डायरेक्टली सवाल, सिलेबस से ही पूछा जाता है, इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैंने पढ़ाया तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ सवाल पूछा गया, लेकिन सवाल तो कॉन्सेप्चुअल ही पूछ रहा है। तो जितने भी सवाल थे आप देखिए, सबका नेचर कैसा, इकोनॉमी का नेचर कैसा, सारे सवाल आपको कॉन्सेप्चुअल पूछे गए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये पूछा गया। आई होप कि आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। क्या सीडीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनर का माइंडसेट वैसे ही ड्राइव होता है। इसलिए अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो तैयारी जीत की करेंगे, कट ऑफ भी पार होगा और पार करने में मजा भी आएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।